मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट अवर इन्वायरमेंट, हमारा परिवेश, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द इन्वायरमेंट कि व्हाट इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट आखिर में होता क्या है? तो एवरीथिंग दैट वी सी इन अवर सराउंडिंग, जो भी चीजें हम लोग आसपास में देखते हैं वो सभी हमारा इन्वायरमेंट है। द इन्वायरमेंट है टू कंपोनेंट्स। इन्वायरमेंट्स के टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपका होता है बेटा नेचुरल कंपोनेंट्स और दूसरा आपका होता है ह्यूमन कंपोनेंट्स। नेचुरल कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो नेचर के द्वारा बनते हैं और ह्यूमन कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो ह्यूमन के द्वारा बनते हैं, मतलब ह्यूमंस बनाते हैं उसको। नेचुरल कंपोनेंट्स में आपके एग्जांपल्स में आपके लैंड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सब एग्जांपल आपके नेचुरल कंपोनेंट्स में आएंगे। और बेटा ह्यूमन कंपोनेंट्स में कौन एग्जांपल आएंगे? ह्यूमन कंपोनेंट्स में जो ह्यूमंस के द्वारा बनते हैं, जैसे कि आपके बिल्डिंग्स हो गई, ब्रिज हो गए, होटल्स हो गए, ये सब आपके किस में आएंगे? ह्यूमन कंपोनेंट्स। मतलब वो चीजें जो ह्यूमंस के द्वारा बनाई जाती हैं वो ह्यूमन कंपोनेंट्स में आएंगे। नेचुरल कंपोनेंट्स में जो नेचर के द्वारा बनती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक परिवेश। आखिर में नेचुरल एनवायरनमेंट्स होता क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट्स। मतलब ये नेचुरल एनवायरनमेंट्स में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों का ही मिश्रण होता है, दोनों ही इसमें आते हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग all living and non-living components of the environment that are naturally formed without any human effort। कैसे बनते हैं? Naturally, बिना किसी human effort के। ठीक है, तो वो आपके होते हैं बेटा नेचुरल environment। It is also called physical environment। इसको हम physical environment से भी हम लोग जानते हैं। तो natural environments में क्या हो गया? It is the combination of all living things and non-living components of the environment that are naturally formed without any human effort। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड फिजिकल एनवायरनमेंट। अब बेटा नेचुरल एनवायरनमेंट के भी दो पार्ट होते हैं। अभी इसमें आप लोगों ने देखा ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, इसी को ही हम लेकर आते हैं इसके दो कंपोनेंट्स में। एक आपका हो गया वाइटी कंपोनेंट्स और दूसरा हो गया अवाइटी कंपोनेंट। वाइटी कंपोनेंट्स ऑल ऑफ यू नो अबाउट द वाइटी कंपोनेंट्स। मतलब वाइटी कंपोनेंट्स में क्या आएंगे? सभी लिविंग थिंग्स, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो ये आपके बेटा किसमें आएंगे? वाइटी कंपोनेंट्स में। और अवाइटी कंपोनेंट्स में नॉन लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स लाइक सॉइल, स्टोन्स, ये सब है बेटा किसके? नेचुरल एनवायरनमेंट, नॉट ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये बहुत चीज ध्यान रखनी है। वाइटी कंपोनेंट्स ऑल लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट एंड एनिमल्स, ये आप लोग वाइटी कंपोनेंट। यही आपका नेचुरल एनवायरनमेंट की डेफिनेशन भी है। तो वही कंपोनेंट्स आपको वाइटिक और अवाइटिक में आ गए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आते हैं डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कितने डोमेन्स हैं? तो बेटा 4 डोमेन्स होते हैं एनवायरनमेंट के। एक आपका होता है लिथोस्फीयर, फिर आपका हाइड्रोस्फीयर, फिर आपका एटमॉस्फेयर, फिर आपका बायोस्फीयर। यहां तक क्लियर हुआ? नाउ डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो अभी हम लोगों ने बताया देयर आर 4 डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। इन सबको अभी हम लोग देखते हैं। लिथोस्फीयर, लिथोस मींस आपका सॉइल। इट इज द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव, जहां पर हम लोग रहते हैं, यानी कि टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड सॉइल ऑन विच वी लिव। दिस डोमेन इज मेड अप ऑफ, और ये बेटा बनी किससे होती है? रॉक से, मिनरल्स एंड सॉइल। ये जो डोमेन है आपकी lithosphere, it is the outer crust of the earth on which we live. This domain is made up of rock, minerals and soil. Lithosphere includes the forest, क्योंकि टॉप मोस्ट लेयर पर ही आपके फॉरेस्ट भी आएंगे, ग्रासलैंड्स भी आएंगे, फर्टाइल लैंड भी आएंगी, फर्टाइल लैंड फॉर फार्मिंग एंड डिफरेंट लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स एंड प्लेन्स। ये सब एग्जांपल्स आपके किसके हैं? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर में आपके फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, फर्टाइल लैंड फॉर फार्मिंग है एंड डिफरेंट लैंडफॉर्म्स लाइक माउंटेन्स एंड प्लेन्स। आफ्टर दैट लिथोस्फीयर वी नो अबाउट द हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो मींस वाटर, वाटर का जो परिवेश है। हाइड्रोस्फीयर कंप्राइजेस ऑफ ऑल वाटर बॉडीज एंड वाटर सोर्सेज फाउंड ऑन अर्थ। इसमें सभी वाटर बॉडीज आपकी आ जाएंगी, चाहे आपका ओशियन हो, लेक्स हो, रिवर्स हो, ऑल थिंग्स। Hydrosphere comprises of all water bodies, water sources found on the earth, which includes 71% of our surface। जो कि आप लोग जानते ही हैं, वाटर आपकी अर्थ सरफेस में 71% की जो होता है। After that, the water on the earth is found in oceans, seas, bays, lakes, river, ponds। ये अभी मैंने बताया बिल्कुल। तो ये सब आपकी
वाटर बॉडीज होती है। ये क्या होती है बेटा? वाटर बॉडीज, जो कि आपकी है ये ओशियन, सीज, बेज, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स। क्लियर? आफ्टर दैट वी नो अबाउट द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में आपका बिल्कुल नॉर्मल सी डेफिनेशन है, द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। ब्लैंकेट ऑफ एयर, जो भी एयर आती है उसका एक चादर सा बन जाती है, एक पर्स सी बन जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर, इज नॉन एज एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में आपने कहा सर एयर की सराउंडिंग, तो एयर की सराउंडिंग मतलब एयर के बारे में भी जानना होगा। तो एयर के लिए हम लोग आते हैं, एयर इज द मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स। एयर क्या है? बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है, डस्ट पार्टिकल्स भी इसमें आते हैं बेटा, और वाटर वेपर्स भी आपके आते हैं। ठीक है? द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ कीप्स अवे हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग अस। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो एटमॉस्फेयर है वो हमको प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से, जो कि सन से आती हैं और उनको हमारे पास आने से रोकता है। जो कि आप लोग जानते हैं ओजोन लेयर, जो इसमें एटमॉस्फेयर में लेयर है ओजोन लेयर, वो हमको प्रोटेक्ट करती है। क्लियर? इसके बाद आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज नॉर्मल सी थिंग्स, द स्फीयर ऑफ द लाइफ वेयर द लिथोस्फीयर, एक ऐसा स्फीयर ऑफ लाइफ जहां पर बेटा आपका लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर तीनों ही चीजें एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, तो वो आपका बन जाता है बायोस्फीयर। मतलब द स्फीयर ऑफ लाइफ वेयर द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इंटरेक्ट, सभी चीजें एक दूसरे से मिलती हैं, तो वो जगह जो बनती है उसको कहते हैं बायोस्फीयर। क्लियर? लिथोस डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट, डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट, 4 डोमेन्स ऑफ द एनवायरनमेंट, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी कि आउटर क्रस्ट ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ, हाइड्रोस्फीयर वाटर बॉडीज आ गई, और एटमॉस्फेयर में एयर आपका आ गया, और बायोस्फीयर में पूरी ही तीनों चीजें जब मिलती हैं वो स्फीयर ऑफ लाइफ, उसको कहते हैं हम लोग बायोस्फीयर। बायोस्फीयर comprises a variety of organisms, food microbes, plants, bacteria, animals. पूरा ही परिवेश को ये इंक्लूड करते हैं। The biosphere comprises a variety of organisms, food microbes, plants, bacteria, animals, etc. Clear? Biodiversity. The variety of life form found in a biosphere is called biodiversity. Biodiversity में अलग-अलग प्रकार के जीव जंतुओं का जो मिलकर एक परिवेश बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं बायोडायवर्सिटी। इसको हिंदी में कहते हैं जैव विविधता। In biodiversity we have found different kind of animals and plants which together make a good and healthy environments. In biodiversity we have found different kind of animals and plants which make good and healthy environment. Biodiversity. उसके बाद आता है बेटा इकोसिस्टम, द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर सराउंडिंग। इसका इकोसिस्टम मतलब जो हमारा जो रिलेशनशिप, कैसा रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का और हमारे सराउंडिंग का, हमारे आसपास का, उसी को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम। द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड इकोसिस्टम। एंड इकोसिस्टम में बेटा कोई फिक्स साइज नहीं होता है। इट कैन बी स्मॉल, छोटा परिवेश भी हो सकता है और बड़ा परिवेश भी हो सकता है। इट कैन बी नेचुरल और मैन मेड, ये बेटा नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड हो सकता है। अब आप कहेंगे सर नेचुरल तो जानते हैं, मैन मेड का क्या हो गया? मैन मेड में बेटा आप ले लीजिए एग्जांपल एक्वेरियम का, जो फिश का जो हम एक्वेरियम लेते हैं वो मैन मेड इकोसिस्टम हो जाता है। ठीक है? द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी, और स्टडी इकोसिस्टम के स्टडी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। लार्जेस्ट टाइप ऑफ इकोसिस्टम को हम लोग बोलते हैं बेटा बायोम। बायोम मतलब लार्जेस्ट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, जैसे कि आपका रेन फॉरेस्ट हो गया, बहुत बड़ा होता है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में आ जाइए आप, एग्जांपल ले लीजिएगा, तो वो आपका हो जाता है लार्जेस्ट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, इसको बोलते हैं हम बायोम। और छोटे टाइप का इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो। क्या बोलते हैं? माइक्रो। अब आता है, हम लोगों ने नेचुरल एनवायरनमेंट पूरा हम लोगों ने क्लियर कर दिया, ठीक है? अब आते हैं हम लोग ह्यूमन एनवायरनमेंट, मानवीय परिवेश में। The human environment includes all humans and the interaction, their activities and their disturbance with nature. मतलब human environment includes all the humans, हम सबको मिलकर their interacting, हम लोग आपस में मिलना, and their activities, जो भी हम लोग काम करते हैं उसको, and their disturbance with nature, और हम लोग क्या करेंगे? ऑब्वियसली नेचर को डिस्टर्बेंस करते हैं, तब जाके हम लोग कुछ चीजों को नया बनाते जाकर, तो वो सब आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट में इंक्लूड होता है। अब ह्यूमन एनवायरनमेंट से बेटा नेक्स्ट आता है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन भी उसी से होता है बेटा। All the natural resources are used a lot of small and big industries which causes environmental pollution। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज का हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो स्मॉल इंडस्ट्री हो या फिर बिग इंडस्ट्री हो, उससे हम लोगों को क्या मिलता है? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन।
द डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट और अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वो होता है जो डेवलपमेंट जो भी हम लोग विकास करते हैं बिना किसी एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचाते हुए, उसको डैमेज किए हुए, तो वो आपका आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा आपका आता है अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। द डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस व्हाइल डैमेजिंग द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसमें डेवलपमेंट जो भी होता है वो हम फ्यूचर जनरेशन के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, इसमें कंप्रोमाइज करना होता है। ठीक है, द डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट